नमस्कार और स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस सोर्स मटेरियल की बात करने वाले हैं ना, वो किसी आम हॉरर स्टोरी से बहुत बहुत अलग है। हम चल रहे हैं तमिलनाडु के एक बेहद खामोश, बिल्कुल अकेले गांव में। एक ऐसी जगह जो आधुनिक दुनिया से इतनी दूर है और जहां के नियम इतने अजीब हैं कि आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं इस गांव के उस श्राप को जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। In a hidden village, the darkest secrets wait until after sunset. Rule number 1: never look back when called. जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा होते ही सन्नाटा ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। ये चेतावनी अपने आप में उस भयंकर रहस्य की झलक दे रही है जो इस गांव की खामोशी के पीछे छुपा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो अगर आपको आवाज दे तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है? ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है अर्जुन, जो बिल्कुल शांत हैं, हाईली प्रैक्टिकल हैं और अपने इस गांव के सख्त नियमों से गहराई से जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी अनाया। अनाया केरला के एक मॉडर्न शहर से आई एक एक्सट्रोवर्ट और क्यूरियस आर्किटेक्ट हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना उन्हें पसंद है। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों की बिल्कुल अलग दुनिया का ये टकराव आगे चलकर इस पूरी घटना का बेस सेट करता है। द हिडन साइलेंट विलेज। शादी के बाद जब ये नया जोड़ा चेन्नई की भागदौड़ और रोशनी को पीछे छोड़कर इस गांव की तरफ निकलता है ना, तभी से माहौल बदलने लगता है। जैसे जैसे इनकी गाड़ी घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच पहुंचती है, मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब हो जाता है। और उनका स्वागत किस चीज से होता है? सूखी खामोशी, बिजली का ना होना और सिर्फ तेल के दियों की हल्की सी रोशनी। सूरज ढलते ही सारे गांव वाले अपने घरों में कैद हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात तो तब हुई जब अर्जुन की माँ ने अनाया को चेतावनी दी कि खामोशी जंगली जानवरों को दूर रखती है। लेकिन क्या सच में वहाँ खतरा सिर्फ जानवरों का था? द टेम्पल पॉन्ड रिचुअल। इस गांव में नई दुल्हन की सुरक्षा के लिए ना कुछ बेहद सख्त नियम थे। अनाया का रूटीन लिटरली किसी मिलिट्री कैंप से कम नहीं था। उसे सुबह 5 बजे घने अंधेरे में उठना होता था। फिर गांव की औरतों के साथ बिना एक भी शब्द बोले एकदम शांति से मंदिर तक जाना होता था। वहां पहुंचकर मंदिर के कुंड में अकेले नहाना, जिसका पानी ठंड के बावजूद हैरानी भरी हद तक गर्म था। और उसके बाद आता था सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक नियम। 15 दिए जलाने थे और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना था। पर फिर वही हुआ जिसका डर था। दिए जलाते वक्त उस बिल्कुल शांत मंदिर में अनाया को अचानक अपनी सास की आवाज आती है जो उसे पुकार रही थी। अब किसी का भी नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? अनाया भूल गई और उसने पीछे मुड़कर देख लिया, पर पीछे कोई नहीं था, एकदम खाली। और उस एक गलती का नतीजा, वो 15 दिए अपने आप बार बार बुझने लगे। सुरक्षा का वो जो एक नियम था ना, वो अब टूट चुका था। एस्केलेशन ऑफ द एंटिटी। यहाँ से अचानक सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ने लगता है। नियम टूटने के बाद उस आत्मा या उस नेगेटिव एनर्जी को जैसे एक रास्ता मिल गया था। सुबह के वक्त अनाया ने जिस मिट्टी के चूल्हे को इतने प्यार से सजाया था, उस पे किसी ने अचानक काला रंग गिरा दिया। दोपहर आते आते उसने मीठा सक्कराई पोंगल बनाया, लेकिन चीनी डालने के बावजूद उसका स्वाद पूरी तरह नमक जैसा हो गया था। और हद तो शाम को हो गई जब अनाया की साड़ी में अचानक आग लग गई। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। कमरे में पूरी तरह धुआं भर गया है, कपड़े जलने की वो तेज हैवी बदबू पूरे घर में फैल गई है। खिड़की से देखकर पड़ोसी चिल्ला रहे हैं, घर वाले पानी डालकर आग बुझा रहे हैं। लेकिन अनाया एकदम सुन्न थी। उसे लिटरली कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, मानो वो वहां हो ही ना। उसे पता तक नहीं था कि उसकी सारी आग की लपटों से घिरी हुई है। और इस घटना के ठीक बाद अनाया को खिड़की के बाहर एक साया दिखता है। करीब 50 साल की एक औरत जो उसकी तरफ देखकर अजीब सा मुस्कुरा रही थी। सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? उस औरत ने बिल्कुल अनाया की जैसी साड़ी पहनी थी, वैसे ही सेम गहने पहने थे। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उस औरत की पीठ पर जला हुआ सड़ता हुआ मांस था। वो और कोई नहीं, एक एंटिटी थी जो अनाया का ही रूप और पहनावा कॉपी कर रही थी। इसके बाद तो जैसे अनाया का पूरा मेंटल और फिजिकल ब्रेकडाउन शुरू हो गया। एक खाली कमरे में उसे 15-20 लोगों के जोर जोर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। सोते वक्त छाती पर एक सफोकेटिंग सा बोझ महसूस होता था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। डर के मारे जब उसने विष्णु सहस्त्रनामा पढ़ने की कोशिश की तो उसके मुंह से अचानक एक शब्द भी नहीं निकल पाया। और उस दिन डिनर के वक्त उसकी थाली में खाने के बीच बालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा मिला।
उसका शरीर तपने लगा और बहुत हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसे शुरू में उसने कोई मेडिकल इशू समझा, पर सच्चाई कुछ और ही थी। द क्लाइमैक्स एंड द रिवील। अब इस सीन को ध्यान से सुनिए। सबके सामने उसके पैरों से खून बह रहा है, वो जमीन पर बैठी है और लाख कोशिश के बाद भी अर्जुन उसे हिला नहीं पा रहा। तभी अनाया के मुंह से तमिल में ये शब्द निकलते हैं, तो तेरी माँ ने मुझे मार दिया था, है ना। सबके सामने बैठे हुए अर्जुन के पिता की तरफ एक बेहद अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट देते हुए खुद अनाया ने ये कहा था, लेकिन वो शब्द उसके नहीं थे, वो मुस्कुराहट अनाया की तो बिल्कुल नहीं थी। तभी परिवार को तुरंत समझ आ गया कि आखिर हो क्या रहा है। ये था एक एंसेस्ट्रल कर्स, यानी पैतृक श्राप। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पिछली जनरेशन का बचा हुआ दुख, गुस्सा और अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा एक सुपरनैचुरल एंटिटी बनकर लौटता है। और इसका टारगेट क्या होता है? उसी परिवार की आने वाली जनरेशन या नई दुल्हन को वही एग्जैक्ट सेम दर्द देना। अनया पूरी तरह से उसी पुराने श्राप और पोजेशन का शिकार हो चुकी थी। द स्टेप मदर्स रिवेंज। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस आत्मा को इतना गुस्सा क्यों था? वो थी कौन? चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। दशकों पहले अर्जुन के पिता की एक पहली पत्नी थी। उनके साथ ट्रेजेडी ये थी कि उनके बार बार मिसकैरेजेस होते थे और इस वजह से अर्जुन की दादी उन्हें लगातार और बेहद क्रूर तरीके से ताने मारती थी, उन्हें वर्बली अब्यूज करती थी। इस लगातार दुख और उत्पीड़न से हार कर कुछ ही महीनों बाद उस पहली पत्नी ने खुदकुशी कर ली और बस तभी से वो अपनी इस किस्मत का बदला लेने के लिए इस परिवार की हर नई दुल्हन को अपना निशाना बनाती आ रही थी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पोजेशन इस वक्त इतना इंटेंस क्यों हो गया था। असल में अनाया 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये बात न तो उसको पता थी और ना ही अर्जुन को। उस सौतेली माँ की आत्मा ने मंदिर में मौका मिलते ही अनाया पर इसलिए कब्जा किया ताकि वो उस आने वाले बच्चे को मार सके। अनाया ने जो एक्सेसिव ब्लीडिंग और फिजिकल दर्द महसूस किया था ना, वो एक्चुअली एक फोर्स्ड मिसकैरेज था जो वो एंटिटी उसके अंदर परफॉर्म कर रही थी। उसने सक्सेसफुली अपनी खुद की भयानक किस्मत को अनाया की लाइफ पर मिरर कर दिया था। द लिंगरिंग शैडो। ये सच में एक बेहद भयानक सच्चाई थी। जब हॉस्पिटल में अनाया को होश आया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। जिस वक्त अनाया हॉस्पिटल में थी, उस दौरान गांव में एक बहुत बड़ा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा को वहां से कंप्लीटली भगाया नहीं जा सका। उसे बस गांव के एक लोकल पेड़ से हमेशा के लिए बांध दिया गया। वो एंटिटी, वो आत्मा आज भी वहीं उस पेड़ पर टेथर्ड है। यही वजह है कि उस गांव में आने वाली किसी भी नई दुल्हन के लिए वो खामोशी और 30 दिन के स्ट्रिक्ट रिचुअल्स आज भी इतने सख्ती से फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि खतरा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ टेम्पररीली बंधा हुआ है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मैं आपके सामने एक सोचने वाला सवाल रखना चाहता हूँ। अगर इस गांव के उस पेड़ की जड़ों में आज भी उस बदला लेने वाली एंटिटी का श्राप और गुस्सा बंधा हुआ है, जो लगातार अपने अगले निशाने का इंतजार कर रही है, तो क्या ये परिवार कभी सच में अपने इस एंसेस्ट्रल ट्रॉमा से पूरी तरह आजाद हो पाएगा? आज भी जब अनाया उस गांव जाती है तो उस पेड़ को देखकर उसे वो सेम खौफ महसूस होता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस कॉम्प्लेक्स घटना को समझने में मदद मिली होगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए और नए रहस्यों को जानते रहिए।